तो ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है प्रोग्राम सलाम जेके में। अब नाजरीन जरा बात करते हैं वजीर दाखिला अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे के हवाले से, क्योंकि जो वजीर दाखिला अमित शाह का जम्मू कश्मीर दौरा वो रवा माह के आखिरी हफ्ते में मुतवक्का है और माना जाता है कि दौरे से कबल कुछ अहम ऐलानात भी किए जाएंगे। मुख्तलिफ तबकाजात को अलग अलग रिजर्वेशन यानी कि जो पहाड़ी तबका है और गुजर तबका के लोग हैं उनके लिए रिजर्वेशन का ऐलान हो सकता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के दौरे से कबल ही जो पहाड़ी तबका के लोग हैं और गुजर तबका के लोग हैं उनका वफद वजीर दाखिला से मुलाकात भी हुआ और उन्हें यकीन दहानी की गई थी कि उनकी जो मसाइल हैं, जो मामला है रिजर्वेशन का, वो हल किया जाएगा। और उससे यही जो खबर आ रही है इस वक्त कि दौरे से कबल ही दोनों के लिए जो मुख्तलिफ तबकाजात हैं यानी कि उन्हें रिजर्वेशन दी जाएगी। वज़ीर दाखिला के जम्मू कश्मीर दौरे के हवाले से, क्योंकि पहाड़ी तबका और गुजर समाज से वाबस्ता जो लोगों हैं उन्हें अलग अलग रिजर्वेशन देने का ऐलान किया जा रहा है और इस सिलसिले में वज़ीर दाखिला अपने जम्मू कश्मीर के दौरे रिजर्वेशन का ऐलान करने जा रहे हैं। ये ज़राए के हवाले से खबर आ रही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में पहाड़ी तबका से वाबस्ता लोगों को रिजर्वेशन देने के बारे में अगरचे पहले ही सरकार ने अपना मौक़िफ़ सामने लाया था, जिस पर गुज्जर समाज से वाबस्ता लोगों ने इस पर एतराज़ भी किया था और गुज्जरों को भी अलग से रिजर्वेशन देने का मुतालबा किया था। अब ये माना जाता है कि दोनों जो गुजर तबका और पहाड़ी तबका है दोनों को अब मरकजी जो वज़ीर दाखिला अमित शाह जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे उससे कबल ही ये ऐलान किया जा सकता है, क्योंकि दोनों को अब रिजर्वेशन दी जाएगी। चलिए बढ़ते आगे। अब बात एक और है जो मरकजी सरकार की जानिब से एक ऐलान किया गया है कि जो सरकारी जो मरकजी मुलाजमीन जम्मू कश्मीर खासकर वादी कश्मीर के अंदर तैनात है उनके लिए एक बड़ा ऐलान, उनको राहत दी गई है मरकजी सरकार की जानिब से, क्योंकि वादी कश्मीर में काम करने वाले जो मरकजी मुलाजमीन हैं उनके लिए राहत की खबर है। उन्हें इंतजामिया की जानिब से मरकजी सरकार की जानिब से मुराद जो ज़रूरत जो सहूलियात है वो फराहम की गई है। मरकजी सरकार की जानिब से ऐलान किया गया है। मुराद और रियायत में 3 साल की तौसी का ऐलान कर दिया गया है मरकजी सरकार की जानिब से, क्योंकि यही कहा गया है कि जो वादी के अंदर मुलाजमीन हैं उन्हें ये मुराद और सहूलियात है वो फराहम की गई है। तो नाजरीन बढ़ते आगे बात ज़रा अब वज़ारत दाखिला की जानिब से जो 16 IAS अफसरान को उन्हें प्रमोट किया गया है। जी हाँ नाजरीन, जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो IAS अफसरान है 16 IAS अफसरान उन्हें प्रमोट किया गया और जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड जो है वो उनकी तरक्की दी गई है उन्हें, और जो इफ़ेक्ट है वो 2019, 2021 और 2022, क्योंकि इस हवाले से पहले ही वज़ारत दाखिला ने फैसला किया था कि जो IAS हैं अगमुट कैडर की जो पहले ही मरकजी सरकार की जानिब से कहा गया था, इस सिलसिले में अब 16 IAS अफसरान को प्रमोट किया गया है और साथ ही साथ जो 24 वैकेंसीज हैं उन्हें अगले माह के अंदर ही पुर किया जाएगा। 16 सीनियर IAS अफसर को प्रमोट किया गया जी जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड के अंदर जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से। और याद रखिएगा ये वो लोग हैं जिन्हें पिछले महीने अलॉटमेंट किया गया था एगमुट काडर और बाज़ाब्ता तौर पर अब उनकी प्रमोशन जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड के अंदर कर दी गई है। जो ऑर्डर मरकजी हुकूमत की तरफ से जारी कर दिया गया है, मरकजी वज़ारत दाखिला की तरफ से तलत परवेज़, इकबाल रूहुल्लाह साहब, रुखसाना गनी साहिबा, रिहाना बतूल, मीर तारिक अली, इन्हें अलॉट किया गया है साल 2010 बैच आगमुट काडर, और उसके साथ साथ इन्हें प्रमोट किया गया है नेशनली विद इफेक्ट फ्रॉम 1/1/2019 और एक्सटेंड एक्चुअल बेनिफिट्स जो इन्हें मिलेंगे वो इमीडिएट इफेक्ट से मिलेंगे। उसके साथ साथ अमित शर्मा इन्हें अलॉट किया गया 2012 का बैच अगमुट काडर के साथ और इन्हें प्रमोट नेशनल लेवल पर कर दिया गया जी 1/1/2021 को, और इन्हें वहीं से अपने बेनिफिट्स भी मिलेंगे। रेस्ट जितने भी IAS ऑफिसर्स हैं जो 2013 बैच के हैं उन्हें आगमुट काडर भी दिया गया, उन्हें इंडक्ट किया गया JKAS से IAS के अंदर, और उन्हें भी नेशनल बेनिफिट प्रमोशंस मिलेंगी 1/1/2022 से, और इसका इतलाक भी कर दिया गया। नाजिम जिया खान साहब DCI इस वक्त, शकीलुर रहमान राथिर साहब
ये भी अहम तरीन ओहदे पर है। प्रदीप कुमार साहब है, राहुल शर्मा जी हैं, नरेंद्र सिंह बाली साहब है, एजाज भट्ट साहब है, हशमत अली यत्तू साहब है, माजिद खलील साहब है और मोहम्मद अकबर वानी साहब, शेख अरशद अयूब और राजेश शर्मा जी ऐसे अफसरों हैं जिनके लेकर कल मरकजी वजारत दाखिला ने ऑर्डर जो है वो जारी कर दिए हैं। तो मरकजी वजारत दाखिला ने अफसरों के लिए ऑर्डर्स तो जारी कर दिए हैं, लेकिन अफसरों का काम ये है कि हुकूमती इदारों को और फाल, मुतहरिक और बेहतर बनाए और इसी की अक्कासी कल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने भी की है। बढ़ते हैं जी अपनी एक और खबर की ओर, आपको बताते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब 3 दिनों के अंदर 3 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर गए हैं और तीनों हिली डिस्ट्रिक्ट्स है। पुंछ, राजौरी के बाद कल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने डोडा का भी दौरा किया है और डोडे के दौरे के दौरान जहां उन्होंने अवामी वफूद से मुलाकात की, वहीं पर ठाठरी गंदू रोड को डिक्लेयर किया गया नेशनल हाईवे के तौर पर। ठाठरी से गंदू जो रोड जाता है, सड़क जाती है, उसे डिक्लेयर किया गया नेशनल हाईवे। और ये 3 डिस्ट्रिक्टों का दौरा, तूफानी दौरा जो था वो लेफ्टिनेंट गवर्नर का रहा, जिस दौरान PRIs के साथ भी मुलाकात हुई, जिस दौरान अफसरों को हिदायत भी दिए गए और ग्राउंड जीरो पर कुछ चीजों को इनॉग्रेट भी किया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कल अपनी 4 नुकाती पॉलिसी को वाजिया करते हुए साफ कर दिया कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है इन दूर दराज इलाकों के अंदर, उसे किसी भी कीमत पर मुकम्मल और पूरा करना होगा। अवाम जो है उनकी मुश्किलात का हल प्रायोरिटी पे होना चाहिए और नौजवानों के मसाइल को लेकर भी हिकमत अमली को तरतीब देना होगा। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को स्ट्रेंथन करना होगा इन इलाकों के अंदर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो यहाँ पर आ सके और इस इंडस्ट्री के साथ लोग जो है वो जुड़ सके। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कल PRIs के साथ भी मुलाकात की और उनकी तरफ से जो बातें सामने रखी गई, चाहे प्लान एग्जीक्यूशन की बात हो, चाहे मॉनिटरिंग की बात हो, चाहे फंड्स की बात हो, इस पर भी लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कल वजाहत की कि PRIs को किसी भी तरीके से मुश्किलों से दो चार होने नहीं दिया जाएगा और जो मरकजी मुआवनत वाली स्कीमें हैं या रियासती इंतजामिया जिन स्कीमों को उठा रहे हैं, उन्हें किसी भी कीमत पर मंतकी अंजाम तक पहुंचाना होगा और जब वो मंतकी अंजाम तक पहुंचाना होगा तो उसके लिए PRI जो है वो फोरफ्रंट पर रहेंगे और सरकार उनके पीछे रहेगी, ताकि जमहूरियत की गाड़ी तेजी के साथ आगे बढ़े और आवाम को ये इस चीज़ का एहसास हो कि उनके जमहूरी लोग जो है वही हर एक फैसला कर रहे हैं। LG के हवाले से जहां LG ने कल डोडा का दौरा किया, मुख्तलिफ अवामी वफूद के साथ साथ जो PRIs है उनके साथ भी मुलाकात की है और अपने अपने इलाकों के मसाइल उनके सामने रखे और उन्हें यकीन दहानी दी है कि जो भी मसाइल होंगे वो हल किए जाएंगे। और साथ ही साथ उन्होंने किसानों से भी अपील की है कि वो जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार में जो फसल की पैदावार है, मेवा की पैदावार है, उसमें इजाफा हो। ये साथ ही साथ उन्होंने अपने इस दौरे के दौरान बात की है, जहां काश्तकारों और साथ ही साथ किसानों पर भी उन्होंने जोर दिया है। नाजरीन, अब बढ़ते आगे, बात जरा जाम जम्मू कश्मीर की कर रहे हैं। वही जम्मू कश्मीर के हवाले से एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और सयाहत के हवाले से बड़ी खबर कल भी हमने आपको बताई सयाहत के हवाले से, क्योंकि सूबाई कमिश्नर कश्मीर की जानिब से जो कहा गया है कि आने वाले अगले साल के दौरान करीब 40 लाख सयाहवादी का दौरा करेंगे, वादी का रुख करेंगे। लेकिन अब जो खबर आ रही कि श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जुलाई के महीने में सबसे ज़्यादा परवाजें जो है वो अब तक आई है, परवाजें रिकॉर्ड हुई हैं। श्रीनगर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर करीब 3400 परवाजों ने जुलाई माह के अंदर इस साल जो अब तक जो बताया जाता है कि सबसे ज़्यादा परवाजें लैंड हुई और टेक ऑफ भी किया है, ये इंतज़ामिया की जानिब से कहा गया है। और बताया जाता है कि इनमें 1701 फ्लाइट जो है परवाजें वो पहुंची है और उसके साथ साथ ही 1702 परवाजों ने वहां से टेक ऑफ भी किया, यानी कि 3400 से ज़्यादा परवाजों का आना जाना हुआ श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। उसके साथ साथ ही इंतज़ामिया की जानिब से जो हुकाम है श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के, उनका ये भी कहना है कि फरवरी में सबसे कम जो परवाजें हैं वो रही हैं। 961 परवाजों का वहाँ पर उन्होंने लैंड किया है और साथ ही साथ 962 जो परवाजें हैं उनका डिपार्चर हुआ है श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। उसके साथ साथ ही ये भी कहा गया है कि अगस्त के महीने में थोड़ी सी कमी आई थी, जिसमें से 1326 यानी कि 1326 परवाजों ने लैंड किया है
और 1326 परवाजों ने वहां से टेक भी किया, यानी कि डिपार्चर हुई थी इतनी परवाजें अगस्त के महीने में। मजीद तफसीलात के लिए सीधा चलते अपने सीनियर साथी सईद इरफान फाजिल के पास। इरफान, क्या कुछ अपडेट है इस हवाले से? जो कहा गया है कि सबसे ज्यादा परवाजें जो है वो श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड हुई, डिपार्चर हुआ, माना जाता है कि 3400 परवाजें हुई थी। बहुत बहुत शुक्रिया गौहर और सुबह बखैर नाजरीन। जहां तक श्रीनगर एयरपोर्ट का ताल्लुक है गौहर साहब, जहां आपने खुद बताया कि एक हाईएस्ट फ्लाइटेड ऑपरेशन जो है इस साल रिकॉर्ड किया गया है। बीच में कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत डिक्लाइनिंग ऑर्डर भी रहा है, क्योंकि उसमें दो रीजन थे। एक तो हम कह सकते हैं कि बैड वेदर, और दूसरा ये कह सकते हैं कि एयरपोर्ट जो है मेंटेनेंस के हवाले से उसमें जो कामकाज चल रहा था। अब नाइट ऑपरेशंस की बात करें तो मुकम्मल तौर पर शाम 8 बजे से लेकर शाम 9 बजे तक जो है उसे कंक्लूड किया गया है और एक अच्छा खासा रिस्पांस भी मिल रहा है। इंटीग्रेटेड टर्मिनल जो एक्सटेंशन बिल्डिंग्स को लेकर जो वहां पर काम चल रहा था, उसमें जो है पैसेंजर्स के हवाले से जो एरिया था 22,000 के करीब, अब वो 64,000 तक पहुंच गया, यानी 64,360 SM वहां पर जो है पैसेंजर्स वहां पर अब ऑन बोर्ड रह सकते हैं। उसकी मानना है इस साल 16 लाख के करीब जब हम बात करते हैं टूरिस्टों को लेकर, तो इस बीच 10,500 जो है फॉरेनर्स भी हैं। जब यात्रा की अगर हम बात करें तो यात्रा के साथ साथ 3,65,000 यात्री, तो कुल सकते हैं कि 20 लाख टूरिस्टों ने इस साल वादी कश्मीर का रुख किया। अब श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें तो जिस तरीके से नाइट फ्लाइट ऑपरेशंस हो, इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग्स के हवाले से मैं बात करूं, प्राइवेट लॉन्च को लेकर बात करूं, या फुल फ्लाइट ऑपरेशन सर्विसेज जिसमें पहले काम चल रहा था, चाहे वो रनवे हो या बाकी मामला हो, वो सारे रेडी हो चुके हैं। जिसमें कुलदीप सिंह जी जो डायरेक्टर एयरपोर्ट अथॉरिटी श्रीनगर है, उन्होंने क्लियर कर दिया है कि किसी भी बड़े ऑपरेशंस के लिए श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट तैयार है। मगर सवाल यहां पर यह बनता है गौर साहब, जहां तक हम देखेंगे अब आने वाले टाइम में विंटर्स शुरू हो जाएंगे, तो विंटर्स में क्या है कि वहां पर कैट सिस्टम, एलए सिस्टम, बाकी सारे जो मामला लाइट फ्लाइटिंग ऑपरेशंस हो या फिर इसके साथ साथ टेक फ्लाइटिंग ऑपरेशंस हो, इनमें अब बड़ी चीज देखने को मिलेगी। क्योंकि पिछले 2-3 साल से हम देख रहे थे कि फ्लाइट्स का जो है मैक्सिमम कैंसिलेशन चल रहा था या डिले चल रहा था, जबकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अगर आप एक्लेम्ड कर देते हैं तो ये सारी फैसिलिटीज वहां पर होना लाजमन है। अब इस साल ये देखने वाली बात जरूर होगी, जबकि एक साइड से 20 लाख टूरिस्ट आ रहे हैं, फ्लाइट ऑपरेशंस लगातार चल रही है, तो विंटर्स में इसका इंपैक्ट कितना स्ट्रांग रहेगा, जिसके साथ साथ इकोनॉमी भी काफी ज्यादा मैटर करती है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान फाजिल आपका। ये थे श्रीनगर से तफसीलात फराम कर रहे थे, जहां इंटरनेशनल श्रीनगर हवाई अड्डे पर जो 3400 यानी कि 3,400 परवाजों का ऑपरेशन रहा है। जुलाई में सबसे ज्यादा अब तक का जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है उनकी जानिब से ये कहा गया है। लगातार सयाहों का आना जो है वो श्रीनगर एयरपोर्ट हो वहां पर आ रहे हैं, और अच्छी बात है जी। सयाह ज़्यादा से ज़्यादा जम्मू कश्मीर का रुख करें, क्योंकि हमें अल्लाह ने 2-3 चीज़ों से नवाजा है और जिसकी हिफाजत करना हम सब की जिम्मेदारी है। एक कुदरती असासे, नदी, नाले, झील, पहाड़, फॉरेस्ट कवर, इसको हमने असासा है सर ऊपर वाले का, इसको हमने हिफाजत करनी होगी। दूसरा हमारा फिर बनता है जी रिलीजियस टूरिज़म, चाहे जम्मू के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें या कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। सूफीज़म का जो कल्चर हमारा है ये पूरी दुनिया के अंदर माना जाता है, पूरे मुल्क के अंदर इसकी मिसाल दी जाती है, और यही वजह कि हज़ारों की तादाद में लोग कभी माता वैष्णो देवी की दरबार के लिए आते हैं, या कभी वो अमरनाथ यात्रा के लिए आते हैं, या कभी वो दरगाहों पर हाजिरी देने के लिए दिल्ली से आते हैं, पंजाब से आते हैं, हिमाचल से आते हैं, हरियाणा से आते हैं, डाउन द इंडिया जो केरला कर्नाटका से आते हैं। तो ये जो असासा हमारे पास इसे और एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, ताकि मज़ीद लोगों को रोज़गार भी मिले इससे, और हम उस नक्शे पर मुंजमद हो जाएं जो नक्शा हमारी रियासत की तरक्की का हो, न कि हमारी रियासत की बदहाली का हो। तो उम्मीद ये करें कि हमें खुद भी कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी, खुद भी कुछ प्रमोशंस उठानी पड़ेंगी, और सरकार भी अपने तरीके से कुछ काम जो है वो कर रहा है। बढ़ते हैं जी आगे। बात जम्मू कश्मीर की हो रही है, तो जम्मू कश्मीर की सियासत की बात हमने आपको कल बता दी कि इलेक्टोरल वोटर लिस्ट का रिवीजन चल रहा है, और कल ही हमने देखा कि मुख्तलिफ अजला के डिप्टी कमिश्नर्स ग्राउंड पर गए, पोलिंग बूथ्स पर गए, जहां पर BLOs बैठे थे, उनके साथ मुलाकातें की, लोगों को मोटिवेट किया कि आप जाकर देखिए, अपना नाम इंदराज करवाइए, वोटर लिस्टों के अंदर अगर कोई खामी कोताही है उसको मॉनिटर कीजिए, और हुकूमती इदारों तक उस चीज़ को जो है वो पहुँचाइए। लेकिन उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी गियर अप हो गया है, और उन पार्टियों के
खिलाफ बड़े पैमाने पर मुल्क के अंदर कार्रवाई हो रही है, जो तस्लीम शुदा तो थी लेकिन आजकल वो डिफंग है, गैर फाल है और किसी तरीके से काम नहीं कर रही है। और अब जब हम देख रहे थे कि पहले कुछ पार्टियों को, जम्मू कश्मीर के जो पार्टियां थी उन्हें इस दायरे में रखा गया था, अब खबर यह है कि 2 मजीद पार्टियां जो है वो डी रजिस्टर हो गई है जी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो इदारा है जो पूरे मुल्क के अंदर इंतखाबात कराता है, पूरे मुल्क के अंदर इलेक्शन के साथ जुड़ी बॉडियां जो है यानी जो सियासी जमातें हैं उन पर नज़र रखता है, उनकी रजिस्ट्रेशन, उनके सिंबल्स और उनकी सब चीज़ों पर नज़र रख रहा है। और वक्तन फ़वक्तन कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जिन्हें पूरा करना होता है इलेक्शन कमीशन के सामने पार्टीज़ को, और वो अपना वो जो रजिस्ट्रेशन सिंबल होता है और दूसरी चीज़ें उसे कंटिन्यू करवाते हैं। लेकिन वक्तन फ़वक्तन जब ये सारी चीज़ें चली हैं तो फिलहाल 2 पार्टियाँ डी रजिस्टर की गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से, जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट सेक्युलर और जम्मू कश्मीर सेव श्रीनगर फ्रंट। ये दोनों पार्टियां जो है ये डी रजिस्टर कर दी गई हैं और ये कहा गया है कि जनाब ये नॉन एग्जिस्टिंग है। और फिजिकल वेरिफिकेशन जो कैरी आउट किया गया जी सीईओ की तरफ से, और सीईओ के बाद जो नोडल एजेंसियां पोस्टल अथॉरिटीज़ हैं, क्योंकि जब खत किताबत इलेक्शन कमीशन ने उस एड्रेस पर किया होगा वहाँ पर वो मौजूद नहीं होगा तो वो चिट्ठी वापस चली गई होगी। तो दोनों रिमार्क्स को, सीईओ के रिमार्क को और पोस्टल अथॉरिटीज़ के रिमार्क्स को लेते हुए 2 पार्टियों को फिलहाल डी रजिस्टर कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट सेक्युलर और जम्मू कश्मीर सेव श्रीनगर फ्रंट दोनों का जो है वो डी रजिस्टर कर दिया गया है। इससे पहले आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर अवामी लीग फॉर्मर इखवान के जो कमांडर थे कुकापरे, उन्होंने 1996 में इसको बनाया था। 2 कैंडिडेट भी जीत कर आए थे 96 और 2002 में। उसके बाद उनका इंतकाल हुआ, वो इस दुनिया में नहीं रहे, कुकापरे मारे गए। उनके बेटे इस्माइल परे ने कांग्रेस की ओर स्विच ओवर किया तो उनकी पार्टी जो है वो ख़त्म हो गई है, डी रजिस्टर हो गई है। उसके बाद जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक पार्टी नेशनलिस्ट जो फॉर्मर मिनिस्टर गुलाम हसन मीर साहब थे उन्होंने बनाई थी और 2014 के जो इंतखाबात हुए थे उसमें उन्हें शिकस्त हुई थी। उसके बाद उन्होंने फुली मर्जर कर लिया जी अपनी पार्टी में, इसलिए वो पार्टी भी ख़त्म हो गई। दूसरी पार्टियां जो जम्मू कश्मीर पीपल्स पैट्रियोटिक फ्रंट साउथ कश्मीर की एक थी, इसे ख़त्म कर दिया गया है। जनता दल डेमोक्रेटिक जनता दल, इसको भी ख़त्म कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर नेशनल यूनाइटेड फ्रंट, इसको ख़त्म कर दिया गया है। सिटीज़न पार्टी, इसको भी डी रजिस्टर कर दिया गया है। इन पार्टियों के बाद कल 2 और ऑर्डर आए हैं जिनमें जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट सेक्युलर और जम्मू कश्मीर सेव श्रीनगर फ्रंट ये भी जनाब है ये डी रजिस्टर कर दी गई है। तो इस तरीके से इलेक्शन कमीशन अपनी तैयारियां कर रहा है, यानी वो देख रहे हैं पूरे मुल्क के अंदर कितनी पार्टियां हैं, क्या कुछ चल रहा है, और जम्मू कश्मीर के जाविये से भी ये चीज़ें जो है वो बड़ी गहराई के साथ देखी जा रही है। अब बढ़ते हैं जी आगे, और जब बात सियासत की हो रही है, बात रियासत की हो रही है, तो इस बीच बात ज़रा साबिक कांग्रेसी लीडर और साबिक वजीर आला गुलाम नबी आज़ाद साहब की भी करें। आज़ाद ने कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद चंद दिन खामोश रहे, उसके बाद पै दर पै इंटरव्यूज़ दिए, कांग्रेस पर ताबड़तोड़ हमले किए और दिल्ली में ही इस बात का ऐलान किया कि जम्मू कश्मीर जाकर पार्टी का ऐलान करूंगा। जम्मू के अंदर कुछ दिन बिताने के बाद श्रीनगर आए और कश्मीर घाटी के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर अवामी वफूद से लगातार मुलाकात करते रहे, और कल का दिन जो था वो साउथ कश्मीर का था, और कल साउथ कश्मीर के अंदर गुलाम नबी आज़ाद का वालिहाना इस्तकबाल तो हुआ ही, स्टेज भी भरा हुआ देखा, लेकिन कल गुलाम नबी आज़ाद ने 2-3 चीज़ें बड़ी खुलकर मन की बात बताई है। मुझे जान से मारने की धमकी दी गई है, ये पहली बात उनकी थी, और साथ ही जहां उन्होंने ये कहा कि मुझे जान से मारने की धमकी पहली बार नहीं मिली है, इससे पहले भी मिलती रही है, लेकिन जिस मिशन के लिए आया हूं उससे पीछे नहीं हटूंगा। और अवाम से, नौजवानों से मुखातिब होते हुए गुलाम नबी आज़ाद ने कल एक बार फिर अपील की उन मिलिटेंटों को जो मकामी मिलिटेंट है कि वो हथियार को छोड़कर कौमी दायरे में आए, क्योंकि हथियार से तबाही हुई है, लाखों लोग मारे गए हैं और इससे कोई हल नहीं निकलने वाला है। एक तरफ से ये कहा गया, दूसरी तरफ से गुलाम नबी आज़ाद ने एक बार फिर रियासती इंतजामिया के कुछ मामलात पर नाराजगी का इजहार किया और कहा कि गवर्नेंस के निज़ाम को वापस बहाल करना होगा, और यह तभी बहाल हो सकता है जब जमहूरियत की गाड़ी और जमहूरियत की पटरी पर यहाँ की रेल चलेगी, यानी जब वो निज़ाम बनेगा जो अवामी हुकूमत का निज़ाम होगा, तभी जाकर मामला जो है वो आगे बढ़ सकता है।
तीसरी बड़ी बात इस कन्वेंशन के अंदर गुलाम नबी आज़ाद ने साफ कर दी कि सिर्फ चंद दिनों के अंदर अंदर पार्टी का ऐलान होगा और पार्टी न सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर इंतखाबी दंगल में हिस्सा लेगी बल्कि मुल्क के बाहर, रियासत के बाहर भी कुछ लोग उनके साथ राब्ते में हैं, कुछ कांग्रेसी और कुछ गैर कांग्रेसी है। इसलिए रियासती पैन इंडिया पार्टी बनाने की कोशिश में हूं, इसलिए मंशूर और झंडे को उसी तरीके से तरतीब दिया जा रहा है। खोखले नारों पर यकीन नहीं रखता हूं, वही कहूंगा जो हो सकता है। उन नारों से गुरेज करेंगे जिससे तबाही होगी। गुलाम नबी आज़ाद ने कल ये बात दोबारा दोहराई। जहां नाजरीन गुलाम नबी आज़ाद का मिशन कश्मीर दौरा और उसके साथ साथ ही जहां उन्होंने नौजवानों को तशद्दुद का रास्ता तर्क करने के हवाले से बात की है। 370 वापस लाना पहला रास्ता। मोदी साहब को कोई मनाए, मेरे रिश्ते नहीं, चाहे मेरे अपोजिशन वाले चाहे 20 बार कहे। आज मैं किसी का सुन रहा था, मिलिटेंट ने कोई थ्रेट दी है मुझको मारने की और कहा कि मैं यहां आने से पहले अमित शाह डोल से मिला। डोल से आज तक मेरी जिंदगी में कोई मुलाकात नहीं हुई। अल्लाह को हाजिर नाजर करके गए। होम मिनिस्टर से, हाँ, जब तक वो होम मिनिस्टर था मैं पार्लियामेंट में था, मेरी सब मिनिस्टर से होती, वो मेरा काम, सब पार्टी से होती। मैं गुलाम नबी हूं, मैं किसी का गुलाम नहीं हूं। मेरा नाम भी आजाद है और ख्यालात भी आजाद। मैं किसी से पैसे लेकर पार्टी नहीं बनाता। मैं गुलाम, मैंने ये मेरे भाइयों ने स्टेज पे बैठे 22,000 जमा किए। ये जम्मू के पीछे बैठे, जम्मू की पब्लिक मीटिंग के लिए 50,000 जमा किए। मैं किसी के दिए हुए पैसे से पार्टी न खरीदता हूं, एमएलए न वजीर खरीदता हूं, सिर्फ खरीदता हूं और नहीं वो काम करता हूं। लोग अपने गिरेबान में देखें, शीश महल में रहने वाले दूसरे लोगों पर पत्थर नहीं फेंका। इसलिए किस पॉलिटिशियन के अंतरियों में क्या है, मैं 50 साल मैंने हिंदुस्तान में जाया नहीं किए। वो कब मिलता है, कहां मिलता है, क्यों मिलता है, ये गुलाम नबी आजाद को सब मालूम। पॉलिटिशियन मेरे साथ सब अपोजिशन के लोग मिलते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर जितने लोग थे मैं उनसे मिलता था, गांधी जी मैं मिलता था। अरे पार्लियामेंट में कोई चलानी होती थी, मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, मैं लीडर अपोजिशन हूं। मुझे सरकार के साथ भी दिन में कई मीटिंगें करनी पड़ती, मुझे अपोजिशन के साथ। मेरे 20 फोटो होंगे खाते पीते वक्त। और मेरा दिल्ली में वही काम है भाई, लेकिन जिनका कोई काम नहीं पटना के दौरे पर जहां उन्होंने डाक बंगलो खनबल के अंदर अवामी इज्तिमा से खिताब किया और साथ ही साथ उन्होंने कुछ अहम बातें भी बताई हैं और ये भी कहा है कि 370 की बहाली नामुमकिन नहीं लेकिन मुश्किल ज़रूर है। बढ़ते आगे अब ज़रा कुछ कौमी खबरें हैं जिनमें सबसे पहले बात करेंगे यूपी से। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि वहां पर 9 अफराद हलाक हुए हैं। यूपी के लखनऊ इलाके से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि वहां पर ज़ेर तामीर मकान के मुनहदिम होने से 9 अफराद हलाक हुए हैं, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल है। लखनऊ में कैंट इलाके के दिलकशा इलाके में एक ज़ेर तामीर मकान की दीवार गिरने से करीब 9 अफराद हलाक हुए हैं जो वहां पर काम कर रहे थे, मजदूर भी थे, उनमें साथ साथ वहां पर कुछ बच्चे भी शामिल थे। जो 9 अफराद हलाक हुए हैं उनमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। जब यह हादसा पेश आया था वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू किया गया है और जख्मियों को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर कई जख्मियों की हालत नाजुक भी बताई जाती है। उसके साथ साथ ही इंतजामिया के अफसरान वहां पर पहुंचे और राहत और बचाव का काम शुरू किया गया। उसके बाद ही
वज़ीर आला जो उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ उनकी जानिब से महलकून जो हलाक हुए हैं उनके अफराद खाना से दुख और अफसोस का इजहार करते हुए ताज़ियत का भी इजहार किया और साथ ही साथ जो मरने वाले हैं उनके अहल खाना को 4-4 लाख रुपए देने का भी ऐलान किया है और इमदादी रकम देने का ऐलान किया गया है। इंतजामी की जानिब से, सरकार की जानिब से ऐलान किया गया है और साथ ही साथ जख्मियों को मुफ्त इलाज देने का भी ऐलान किया है। लखनऊ से बड़ी खबर इस वक्त जो आ रही है कि वहां पर 9 अफराद हलाक हुए। एक जेर तामीर मकान की दीवार गिरने से हादसा पेश आया है जिसमें 2 बच्चों समेत 9 अफराद हलाक हुए हैं और उसके साथ साथ ही अहल खाना जो मरने वाले हैं उनके अहल खाना को 4-4 लाख रुपए, जबकि जख्मी जो लोग हैं उन्हें मुफ्त इलाज करने का भी ऐलान किया गया है। नाजरीन, यहाँ पे एक रुकते हैं छोटे से वक्फे के लिए और वक्फे के फौरन बाद हाजिर होते हैं तो आखिरी पड़ाव प्रोग्राम का, जिसमें आपकी फोन कॉल्स भी शामिल करेंगे और साथ ही साथ हिजाब मामले पर कल जब समाअत सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुई तो उसमें क्या कुछ कहा गया वो भी आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। लेकिन यहाँ पे छोटा सा वक्त।